नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल टेक्निकल क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मैं दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों से आपको अवगत कराता हूं। साथ ही भारत और चीन सीमा पर क्या चल रहा है, एक एक अपडेट पर मेरी नज़र बनी हुई है और मेरा प्रयास है कि हर एक घटना को आपको बता सकूं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी सैनिकों के साथ झड़प में अगर भारतीय सैनिक की जान खतरे में पड़े तो अपने को बचाने के लिए वो फायरिंग कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि फील्ड कमांडर फायरिंग का आदेश ऐसी स्थिति में जारी कर सकते हैं। 15 जून को जो घटना गलवान में घटी थी, उसके बाद भारत सरकार ने ये फैसला लिया है और सेना को खुली छूट दे दी है। आपको बता दें कि दोनों देशों की ओर से तय किए गए प्रोटोकॉल के मुताबिक अब तक हथियारों का इस्तेमाल करना प्रतिबंध था। सूत्रों का दावा है कि अगर सैनिक की जान खतरे में है तो अपनी आत्मरक्षा के लिए वो गोली चला सकता है, तब ये प्रोटोकॉल नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चीनी सेना के जवान लोहे के कटीले तारों से बने हथियारों से लैस थे और उन्होंने पत्थरबाजी से भी भारतीय सेना के जवानों को क्षति पहुंचाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के सैन्य प्रमुखों और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में एलएसी की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया गया और सेना की तैयारियों पर भी बातचीत की गई है। यानी कि दोस्तों, अब सेना अलर्ट पर है और आत्मरक्षा के लिए भारतीय सैनिक फायरिंग कर सकते हैं और इस प्रोटोकॉल को अब तोड़ा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर QRSAM मिसाइल को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारत QRSAM को पूर्वी लद्दाख में तैनात कर रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में चीनी हेलीकॉप्टरों के द्वारा बढ़ती गतिविधियों को देखकर भारतीय सशस्त्र बलों ने लद्दाख क्षेत्र में सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि SAM रक्षा प्रणाली तैनात की है। सूत्रों ने बताया कि क्षेत्र की देखभाल करने और चीनी सेना द्वारा उल्लंघन करने की कोशिशों को रोकने के लिए वायु रक्षा प्रणाली तैनात की गई है। सूत्रों ने बताया कि गलवान घाटी में चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। उसके कई हेलीकॉप्टरों को स्पॉट भी किया गया था। PLA सेना द्वारा इस तरीके की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए सशस्त्र बलों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में एयर मिसाइल सिस्टम QRSAM को अपनी सतह पर तैनात कर दिया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है तिब्बत को लेकर। आपको बता दें कि हांगकांग में जिस तरह से चीन का विरोध जारी है, उसी के बीच अब चीन के अधिकार वाले तिब्बत ने भी उसके खिलाफ सिर उठाना शुरू कर दिया है। ऐसे में चीन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान और नेपाल को छोड़कर कोई भी देश भारत के खिलाफ चीन की कायराना हरकत का समर्थन नहीं करते हुए दिख रहा है। हांगकांग में चीन का विरोध जारी है और अब उसके अधिकार वाले तिब्बत ने वहां पर उसके खिलाफ विरोध करना शुरू कर दिया है। तिब्बत की निर्वासित सरकार के PM लोब्सांग सांगे ने कहा कि गलवान वैली पर चीन का अधिकार नहीं है। अगर चीनी सरकार ऐसा दावा कर रही है तो ये गलत है। गलवान नाम ही लद्दाख का दिया हुआ है, फिर ऐसे दावों का तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तिब्बत के निर्वासित प्रधानमंत्री ने कहा कि अहिंसा भारत की परंपरा है और वो इसका पालन करता है। वही चीन अहिंसा की बातें तो करता है लेकिन पालन नहीं करता, वो हिंसा का पालन करता है। इसका सबूत तिब्बत है। चीन ने हिंसा के दम पर तिब्बत को कब्जाया है। इस विवाद से निपटने के लिए सांगे ने कहा कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस बनना होगा। दोनों सीमाएं आर्मी फ्री होनी चाहिए, तभी शांति होगी और जब तक तिब्बत का मुद्दा हल नहीं होगा तब तक तनाव की स्थिति बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि चीन एशिया में नंबर 1 बनना चाहता है। एशिया में उसका मुकाबला केवल भारत, इंडोनेशिया और जापान से है। इसीलिए वो हथेली की 5 फिंगर्स यानी कि लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान को काबू करना चाहता है। पहले उसने डोकलाम में नापाक हरकत की, अब लद्दाख में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। उधर नेपाल से भी भारत के रिश्ते बिगड़ गए हैं। यानी कि दोस्तों, तिब्बत में भी अब चीन के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध दिख रहा है और जिस तरीके से हांगकांग में दिखता है, और अब आप समझ सकते हैं कि खुलकर तिब्बत भारत के समर्थन में आ गया। यानी कि यहाँ पर चीन को एक तरफ और बड़ा झटका लग गया है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो गलवान घाटी को ही लेकर आ रही है। आपको बता दें, भारत और चीन के बीच तनाव अभी भी जारी है। इस बीच आज एक बार फिर दोनों सेनाओं की बातचीत हुई है, लेकिन इससे पहले बॉर्डर पर भी तनाव बढ़ चुका है। गलवान घाटी के PP-14 क्षेत्र में अब भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और चीनी सेना यानी कि PLA LAC पर आर्टिलरी और टैंकों के साथ मौजूद है, तो वहीं भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है और भारत ने अपनी तैनात यहाँ पर मजबूत कर दी है। गलवान घाटी की मौजूदा स्थिति को लेकर अधिकारी ने कहा कि जमीन पर कुछ खास बदला नहीं है। 15 जून के बाद कोई झड़प नहीं हुई, लेकिन हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं। गलवान और पैंगोंग त्सो में यही हाल है। सूत्रों की माने तो चीन की ओर से हलचल को बढ़ता हुआ देख भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। इसका कारण ये भी है कि 15 जून की घटना के बाद दोनों देशों के बीच अब विश्वास की कमी हो चुकी है। दोनों देशों के बीच बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन सफलता नहीं मिली है। ऐसे में भारतीय सेना भी किसी भी स्थिति में तैयार है। इसमें चीनी सैनिकों को पैंगोंग लेक से वापस भेजना भी शामिल है, जहां पर PLA कैंप लगाकर बैठ गई है। इसके लिए बॉर्डर पर भारतीय सेना ने अपनी मजबूत स्थिति बना ली है। दोनों सेनाओं ने पहले सैनिक वापसी के लिए सहमति बनाई, लेकिन चीन ने इसका उल्लंघन किया और एक पोस्ट का निर्माण कर दिया, जो कि गलवान के भारत वाले हिस्से में थी। फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। ये इलाका विवादित रहा है। ऐसे में चीन की इस चाल के पीछे उसकी गलत मंशा भी दिखाई दे रही है।
भारत का कहना है कि उसका क्षेत्र फिंगर 8 तक है और ऐसे में चीन को पीछे हटना होगा और अगर चीन कोई भी कार्रवाई करता है तो भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहां पर तैयार है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भी एलएसी को लेकर आ रही है। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच सोमवार को कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। चीनी क्षेत्र के मालडो में दोनों सेनाओं के बीच बातचीत चल रही है। पीपल लिबरेशन आर्मी के आग्रह पर बैठक जारी की गई है, यानी कि यहाँ पर पीपल लिबरेशन आर्मी ने ही भारतीय सेना को बैठक के लिए बुलाया है। भारतीय सेना ने गलवान में जिस तरह का पराक्रम दिखाया है उससे चीन घबराया हुआ है। अब चीन ने एलएसी पर तनाव को लेकर बैठक का आग्रह किया है। आपको बता दें कि वार्ता में भारतीय शिष्टमंडल की अगुवाई 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के पहले दौर की बातचीत 6 जून को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने सभी संवेदनशील इलाकों से सैनिकों को हटाने का फैसला लिया था। भारत ने एलएसी पर चीन की सेना को 4 मई से पहले ही पोजीशन पर वापस लौटने के लिए कहा था। सूत्रों के मुताबिक भारत आज की बातचीत में एक बार फिर गलवान घाटी और अन्य स्थानों पर डिसएंगेजमेंट की मांग करेगा। एक और महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि भारत और चीन के सैन्य अधिकारी की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से तीनों सेना प्रमुखों को किसी भी हालत से निपटने की खुली छूट दे दी गई है। भारतीय सेना ने तेजी से एलएसी पर कार्रवाई की है, उसने चीन के होश उड़ाए हैं। भारत की सेना बहुत तेजी से एलएसी में बड़ी तादाद में तैनात है। साथ ही भारत ने एलएसी पर अपनी निर्माण गतिविधियों को और तेज कर दिया है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हर तरीके से भारतीय सेना चीन के ऊपर हावी दिख रही है और अब चीन की तरफ से बातचीत का ये जो आग्रह किया गया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि चीन की जो सेना है वो पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उसे हालांकि उसने अपना आंकड़ा जारी नहीं किया, लेकिन अब जो सूत्रों से खबर मिली है और जो अपडेशन आया उसमें चीन को बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। इसीलिए उनकी तरफ से ये आग्रह करना आप समझ सकते हैं उन लोगों के लिए भी जवाब है जो हमारे देश पर उंगली उठा रहे हैं, जो हमारे देश के अंदर बैठे हुए लोग हैं जो ये उंगली उठा रहे हैं कि भारत की सेना कमजोर है और चीन ने हमारी जमीन का अतिक्रमण कर लिया है। आपका क्या कहना है दोस्तों ऐसे लोगों के बारे में? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो सेना प्रमुख MM नरवाने जी को लेकर आ रही है। दोस्तों लद्दाख बॉर्डर पर तनातनी बरकरार है। इस बीच बातचीत भी चल रही है दोनों देशों के बीच में और बातचीत का कोई नतीजा भी नहीं निकल रहा है। ऐसे में सूत्रों की माने तो सेना प्रमुख इसी हफ्ते में लद्दाख जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो सेना प्रमुख का ये दौरा इस हफ्ते होने वाला है, जिसमें लद्दाख की मौजूदा स्थिति, ग्राउंड के हालात की जानकारी भी लेंगे, साथ ही ग्राउंड कमांडर से चर्चा करेंगे। लद्दाख में पिछले 1 महीने में तनाव बरकरार बना हुआ है, लेकिन पिछले 1 हफ्ते में लगातार हालात बिगड़ते हुए देख ऐसे में सेना प्रमुख लद्दाख जाना वहां मौजूदा सैनिकों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला होगा। अभी पिछले कुछ दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने लेह बेस का दौरा किया था, जो कि अचानक हुआ था। वायुसेना प्रमुख ने ग्राउंड का जायजा लिया और तैयारियों को परखा था। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल की एक बार फिर से आप समझ सकते हैं कि दुष्टता सामने आई है। उसने एक बार फिर से भारत के खिलाफ आग उगली है। भारत के पड़ोसी देश में चीन के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा है। पहले इस देश की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बैठक की। अब देश में मांग उठ रही है कि नेपाली गोरखा नागरिक भारतीय सेना में शामिल न हो। आपको बता दें कि नेपाल की एक प्रतिबंधित पार्टी है, उसने मांग की है कि गोरखा नागरिक भारत की ओर से चीन की लड़ाई न लड़े। आपको बता दें कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेत्र विक्रम चंद्र काठमांडू के नेतृत्व से यह अपील की जा रही है। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि गलवान घाटी में भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद भारत और चीन के बीच बढ़ता तनाव को देख भारत ने गोरखा रेजिमेंट के नेपाली नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी छुट्टियां रद्द करें और ड्यूटी पर वापस आएं। इसका मतलब है कि भारत हमारे नेपाली नागरिकों को चीन के खिलाफ उतारना चाहता है। बयान में कहा गया है कि गोरखा सैनिकों को भारत द्वारा तैनात किया जाना नेपाल की विदेश नीति के खिलाफ माना जाएगा। नेपाल एक स्वतंत्र देश है और एक देश की सेना में काम करने वाले युवा का इस्तेमाल दूसरे देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा वाला बयान है जो कि नेपाल की तरफ से आ रहा है। आपको बता दें कि गोरखा सैनिकों का महत्व भारतीय सेना में काफी महत्वपूर्ण है और भारत में ही पहाड़ी इलाकों पर ज्यादातर गोरखा जवान तैनात रहते हैं। वहीं गोरखा सैनिकों के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ों पर उनसे बेहतर लड़ाई कोई और नहीं लड़ सकता है। भारत ही नहीं ब्रिटेन भी गोरखा सैनिक अपने यहाँ रखता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं किस तरीके से नेपाल भड़काऊ भाषण दे रहा है भारत के खिलाफ और अपने गोरखा सैनिकों को भारत के लिए लड़ने के लिए मना कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि नेपाल की क्रूरता किस तरीके से भारत के खिलाफ हो रही है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए निकल चुके हैं। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत का मेन फोकस रहने वाला है S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी को तेजी से भारत में लाने के लिए और भारत इसके लिए रूस पर दबाव भी बनाएगा। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद इस मुद्दे को लेकर अब बहुत ज्यादा बहस हो गई थी, जिसकी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब रूस जाकर इस मुद्दे को सामने लाने वाले हैं। वहीं चीन अपने संबंधों को रूस के साथ मजबूत कर रहा है और साथ ही वो पहले ही S-400 प्रणाली को वहां से ले चुका है। आपको बता दें कि भारत ने पिछले साल इस सिस्टम के लिए बड़े भुगतान भी किए थे। भारत रूस से ये कह रहा है कि डिलीवरी में क्यों देरी हो रही है और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक सैन्य संबंधों को
इससे और मजबूती मिलेगी अगर S-400 की डिलीवरी टाइम से पहले होती है। साथ ही इसमें दूसरा मुद्दा ये रहने वाला है कि मौजूदा सुखोई और मिग बेड़े के पुर्जों की उपलब्धता में भी तेजी आए। अगली खबर की बात करते हैं तो आ रही है भारत और ताइवान की समझौतों को लेकर। आपको बता दें कि ताइवान के साथ चीन के रिश्ते बेहद खराब है और यही मौका है जब भारत को चीन के दुश्मन जो देश हैं उनके साथ मिलकर एक हो जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि अगर भारत विशेष रूप से अपने पड़ोसी बांग्लादेश को हथियार बेचना जारी रखता है तो संभावित किसी भी युद्ध की स्थिति में वो हथियार भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इसी बीच ताइवान पूरी तरीके से सबमरीन और मिसाइल जैसे आक्रामक हथियारों के लिए ताइवान पूरी तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका पर निर्भर है, जबकि अन्य देशों को चीन द्वारा धमकाया गया। ये मौका भारत के पास है कि भारत इस वक्त ताइवान के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत करे और उसको इस तरीके की हथियार प्रणाली दे। यहाँ पे भारत को गलवान घाटी की हालिया झड़प के बाद 2 मोर्चे बनाने पर अपना ध्यान देना चाहिए। विशेष रूप से ताइवान जो कि चीन से स्वतंत्रता की घोषणा के लिए संवेदनशील है। भारत को पहले ताइवान के साथ अपने राजनीतिक संबंधों को और ज्यादा मजबूत करना होगा, इसके बाद हथियारों की बिक्री पेशकश करनी होगी। आपको बता दें कि चीन की डर से कई देश ताइवान को हथियार प्रणाली नहीं भेजते हैं। ताइवान अभी भी पश्चिमी देशों से पनडुब्बी प्लेटफॉर्म को प्राप्त करने के लिए उत्सुक है, लेकिन चीन के दबाव और फ्रांस और जर्मनी जैसी कुछ पनडुब्बी निर्माताओं की आपसी टकराव की वजह से इस काम में रुकावट आ रही है। आपको बता दें कि अमेरिका पारंपरिक पनडुब्बियां नहीं बनाता है और ताइवान उन्हें स्थानीय रूप से विकसित करने का फैसला कर रहा है। ऐसे में भारत पारंपरिक पनडुब्बियां बनाकर ताइवान को बेच सकता है। भारत को पारंपरिक पनडुब्बी बनाने में विशेषज्ञता और टेक्नोलॉजी दोनों ही प्रकार की क्षमताएं भारत के पास इस वक्त हासिल है। यानी भारत ने पारंपरिक और परमाणु पनडुब्बियां भी विकसित की हैं और युद्धपोत भी विकसित किए हैं जो क्षेत्र में चीनी युद्धपोतों को टक्कर दे सकते हैं। ताइवान को भारी टैंक, परिवहन डॉग्स और मिसाइल गश्ती नौकाओं और मैन पैड्स यानी कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक कवच सिस्टम आदि की तलाश वो कर रहा है, जिसकी मदद भारत कर सकता है। यानी कि भारत को यहाँ पर किसी भी तरीके से ताइवान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके उसको ब्रह्मोस और इसके अलावा जो भी पनडुब्बियों और हथियार हैं वो भारत को सप्लाई करने चाहिए ताकि भारत एक दूसरा मोर्चा चीन के खिलाफ बना सके। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही आपका कोई जवाब या आपका कोई सवाल है आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,